हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें और राजनीतिक जीवन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकी मोहरें किस प्रकार की थी, इनकी राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। तो चलते हैं और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी को। और हम लोग समझते हैं कि क्या मोहरें होती हैं और क्या इनका राजनीतिक जीवन था। तो सबसे पहले अगर हम मोहरें की बात करें तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल आता है कि मोहर क्या होती है, आखिर कि मोहर क्या होती है और यह किस लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम मोहर की बात करें तो जब किसी मोम, कागज या अन्य वस्तु पर चिन्ह लगाने के लिए एक वस्तु बनाई जाती है। जैसे कौन कौन से, जैसे मोम, कागज या किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य वस्तु पर चिन्ह लगाने के लिए, पर चिन्ह लगाने के लिए जो वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे हम कहते हैं मोहर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक कागज है, तो इस पर आपको किसी वस्तु का चिन्ह लगाना है, तो उस प्रकार आप इस प्रकार से यहां पर एक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की मोहरों की। तो सिंधु सभ्यता की मोहरों की अगर बात करें तो ये जो मोहरें थी ये सेलखड़ी, कांचली या दोमट मिट्टी की बनाई जाती थी। देखिए, ये सेलखड़ी भी एक मिट्टी है, कांचली भी एक प्रकार की मिट्टी है और दोमट भी एक प्रकार की मिट्टी है। तो जो मोहरें होती थी वो इन मिट्टियों की बनाई जाती थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में देखिए 3 प्रकार की मोहरें पाई जाती थी मुख्यतः। कौन कौन सी, तो पहली जो मोहर थी उसका नाम था आयताकार मोहर, दूसरी जो मोहर थी उसका नाम था वर्गाकार मोहर और तीसरी जो मोहर थी उसका नाम था बेलनाकार मोहर। आयताकार कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये एक मोहर हो गई, तो ये हो गई आपकी आयताकार मोहर, ये हो गई आपकी वर्गाकार मोहर और ये हो गई आपकी बेलनाकार मोहर। तो इस प्रकार की 3, हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार की मोहरें इस सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए जो आयताकार मोहर थी इस सभ्यता की, इस पर खाली लिपि लिखी हुई मिली है। क्या, लिपि, मतलब इस सभ्यता में कोई भी प्रकार का चित्र नहीं मिला है। जैसे अगर हम बात करें तो लिपि, जैसे इस पर जैसे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं, कुछ ऐसे चित्र बने हुए हैं। अभी हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे आगे कि किस किस प्रकार की मोहर थी। तो इस मोहर पर केवल लिपि लिखी हुई मिली है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वर्गाकार मोहर जो है इस पर लिपि भी लिखी मिली हुई है और साथ में कुछ चित्र भी मिले हुए हैं, जैसे पशु के चित्र, पक्षियों के चित्र। तो इस प्रकार के चित्र भी यहाँ पर इसमें मिले हुए हैं। और इसके बाद यदि हम बात करें बेलनाकार मोहर की, तो इस पर कुछ भी नहीं, मतलब इस पर हमें ये ऐसे ही मिलती है जैसे ये बेलनाकार बनी हुई है। तो यह थी 3 प्रकार की मोहरें। इसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ हमें उत्खनन के द्वारा मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये विशेष रूप से इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी मोहरें हैं। तो अगर यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहली जो मोहर है ये है पशुपतिनाथ की मोहर। ये है आपकी पशुपतिनाथ की मोहर, ये वाली जो है पशुपतिनाथ की मोहर की यदि बात हम करें तो यह जो मोहर है यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसकी जो खोज की है वो की है अर्नेस्ट मेके साहब, एक इतिहासकार हुए हैं अर्नेस्ट मेके। इन्होंने इस पशुपतिनाथ मोहर की खोज की है। और एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल साहब ने इन्हें आद्य शिव की संज्ञा दी है। क्या, आद्य शिव या पशुपति की संज्ञा दी है।
पशुपति की संज्ञा इन्हें क्यों दी गई है? क्योंकि देखिए इनके चारों ओर पशु ही पशु हैं, तो इस कारण से इन्हें पशुपति की संज्ञा दी गई है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह जो मोहर है ये आपके पशुपति देवता हैं, जिन्होंने सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है। ये इनका मुकुट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यह मुकुट मतलब त्रिशूल के टाइप का लगता है। देखिए आपके त्रिशूल भी इसी प्रकार से होता है, उसमें तीन, हम कह सकते हैं कि तीन मोहर होते हैं। ठीक है, तो यह इनका जो मुकुट है यह त्रिशूल की तरह है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो इनकी दाईं ओर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके दाईं ओर गेंडा और भैंसा है। ये है देखिए गेंडा आपका, ये क्या है? ये है आपका गेंडा और ये है आपका भैंसा। तो इनके दाईं ओर गेंडा और भैंसा है और इनके बाईं ओर हाथी और ये बाघ है। ये किसका चित्र है? बाघ है। और यदि हम बात करें तो इनके नीचे दो हिरण बने हुए हैं। ये देखिए ये यहाँ पर दो हिरण बने हुए हैं। तो ये मोहर हमें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देख लें तो इनके दाईं ओर जो है, दाईं ओर जो है वो गेंडा और भैंसा है। गेंडा व भैंसा है। और इनके यदि हम बाईं ओर की बात करें, बाईं ओर, तो बाईं ओर इनके हाथी व बाघ हैं और नीचे दो हिरण बैठे हुए हैं। ये हैं दोनों हिरण। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने तीन सींगों वाला मुकुट पहना हुआ है। तो ये है इनका तीन सींगों वाला मुकुट और इन्हें पशुपति की संज्ञा दी गई है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखिए अब जो अगली मोहर मिली है हमें, वो मिली है एक श्रृंगी बैल की मोहर। क्या? एक श्रृंगी बैल की मोहर। ठीक है, एक श्रृंगी बैल की मोहर की यदि हम बात करें तो देखिए ये है एक श्रृंगी बैल की मोहर। इसमें कुछ ये ऊपर चित्र बने हुए हैं, कुछ लिपि लिखी हुई है और ये है एक श्रृंगी बैल जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विशेष पूजनीय पशु था। अगर हम यदि बात करें तो एक श्रृंगी बैल जो है इसकी मोहर सबसे ज्यादा मिली है। ठीक है, और सबसे ज्यादा मिलने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह जो पशु था यह इन सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है, इस सभ्यता से कुल 2500 मोहरें हमें लगभग उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई हैं। देखिए होती तो होंगी मोहरें और भी ज्यादा, लेकिन हमें जो उत्खनन के द्वारा है वो केवल 2500 मोहरें ही मिली हैं। इनमें से यदि हम बात करें तो केवल जो 1200 मोहरें हैं, कितनी? 1200 मोहरें हैं, वो हमें केवल मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई हैं। और ये जो मोहर है ये वर्गाकार रूप में है। किसमें है? वर्गाकार रूप में है, जिस पर लिपि कुछ मतलब लिखा हुआ है और कुछ चित्र बने हुए हैं। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी मोहर जो है वो वर्गाकार में है। तो ये देखिए चित्र बने हैं, ये एक चित्र बना है और ये कुछ ऊपर लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक कि यह क्या लिखा हुआ है, यह क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह जो मोहर है यह वर्गाकार रूप में है और यह जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और इस मोहर पर लिपि और चित्र लिखे हुए हैं। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखिए आगे होती है अभिलेखीय मोहर। अभिलेखीय मोहर किसे कहते हैं? जिस मोहर पर कुछ भी ना लिखा हो। क्या? कुछ भी ना लिखा हो उसे हम कहते हैं अभिलेखीय मोहर। ठीक है, यदि अभिलेखीय मोहर की हम बात करें तो यह हड़प्पा सभ्यता से, मतलब हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नगर से हमें प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा नगर से। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखिए दो स्थान हैं हड़प्पा सभ्यता के जिनका नाम है
लोथल और देसलपुर। देसलपुर वर्तमान समय में काठियावाड़ क्षेत्र में है। यहां से हमें तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। कहां से? लोथल और देसलपुर, यहां से हमें तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि पशुपति की नाथ की मोहर हमें कहां से प्राप्त हुई है, और एक संगी पशु की मोहर हमें कहां से प्राप्त हुई है, तांबे की मोहर हमें कहां से प्राप्त हुई है, अभिलेखीय मोहर क्या होती है। तो आप इन्हें अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, देखिए अब हम कर लेते हैं चर्चा हड़प्पा सभ्यता की भाषा और लिपि के बारे में। यदि हम भाषा और लिपि के बारे में बात करें, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि भाषा क्या होती है। ठीक है, अगर हम भाषा की बात करें तो जब मतलब एक समूह या कुछ व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं भाषा। तो भाषा के अंतर्गत हम क्या कहते हैं? तो भाषा के अंतर्गत हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, और अगर हम लिपि की बात करें तो जब इसी भाषा को किसी निश्चित अक्षरों या किसी निश्चित चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं लिपि। उसे क्या कहते हैं हम? लिपि। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की भाषा थी वह तो उन लोगों के साथ ही समाप्त हो गई, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे, सिंधी बोलते थे, अरबी बोलते थे, फारसी बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वह उन लोगों के साथ ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन उनकी हमें लिपि मिली हुई है। ठीक है, लिपि इनकी मिली हुई है। तो इनकी लिपि के बारे में हम देख लेते हैं कि लिपि इनकी किस प्रकार की थी। यदि हम इनकी लिपि की बात करें तो इनकी जो लिपि थी वह थी भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। इसी को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ लिपि। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ लिपि। इसी को हम कहते हैं बूस्ट्रोफेडम लिपि, और इसी लिपि को कहते हैं हम गौमूत्रिका लिपि। यह सभी इसके नाम हैं। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि के। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। ये इनकी लिपि है। ये कुछ चित्र बने हुए हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कुछ यह कहना चाहते हैं। यदि हम इनकी लिपि की बात करें तो इनकी जो लिपि है वह दाएं से बाएं, कहां से? दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। जैसे इनकी यदि हम लिपि है तो इस तरह से लिखी जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, और यहां तक जाएगी। और यदि जैसे अगर हम कहें कि आपको एक से अधिक लाइनों में लिखना है तो पहले ये लिखेंगे दाएं से बाएं और फिर लिखेंगे बाएं से दाएं की ओर। जैसे इन्होंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया तो यहां तक आएंगे, फिर यहां से लिखेंगे तो यहां तक जाएंगे, फिर यहां से लिखेंगे तो यहां तक जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है इसमें देखिए 64 मूल अक्षर मिले हैं। कितने? 64 मूल अक्षर मिले हैं, और 64 मूल चिन्ह मिले हैं, अक्षर नहीं, मूल चिन्ह। ठीक है, और यदि हम बात करें तो 200 से 250 से 400 तक इसमें अक्षर मिले हुए हैं। विडंबना यह है कि इस लिपि को अभी तक हम वर्तमान समय में पढ़ नहीं पाए हैं। देखिए ये जो अक्षर हैं ये सिंधु सभ्यता में मिले हुए हैं, और ये साथिया मिला हुआ है, ये कुछ वाई के जैसा उल्टा बना हुआ है, ये दिल जैसा कुछ बना हुआ है। तो अभी हमें इनकी जानकारी नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो मिलने वाला अक्षर है वो है यू। कौन सा? ये वाला। ये देखिए ये जो अक्षर है यह हड़प्पा सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा मिलने वाला अक्षर है। यह हड़प्पा सभ्यता की लिपि में सबसे ज्यादा अक्षर मिलने वाला है। और यदि हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मिलने वाला जो चिन्ह है वो है ये वाला।
ठीक है, कि कैसा बना हुआ है, देखिए इस प्रकार मछली जैसा कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ। तो ये वाला जो अक्षर है ये सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की लिपि में मिला हुआ है। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो अब हम देख लेते हैं कि इनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो अभी हम देखेंगे ही, साथ में इनके पहले आपके एक दो पॉइंट और रह गए हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि वो क्या रह गए हैं। तो देखिए एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है लैम्पटन। क्या नाम है? लैम्पटन। इन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को संस्कृत भाषा के आधार पर पढ़ने का प्रयास किया है। किस भाषा के आधार पर? तो संस्कृत भाषा के आधार पर इन्होंने इस जो लिपि है इसको संस्कृत भाषा से थोड़ी बहुत जोड़ा है और इसको पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है मेरिग्स। क्या नाम है इनका? मेरिग्स। और इन्होंने इस जो लिपि है इसको भाव पद्धति के आधार पर पढ़ने का प्रयास किया है कि ये जो चित्र बने हुए हैं इनका कुछ भाव है क्या, ये जो चित्र है यह कुछ कहना चाहते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन इन दोनों को ही इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है और किसी भी इतिहासकार को इस लिपि में अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हो सकता है कि आगे भविष्य में इतिहासकारों को अगर इस लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त होती है तो शायद हो सकता है कि सिंधु सभ्यता का पूरा इतिहास ही बदल जाए, क्योंकि फिर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे और जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो अनुमान हम लोग नहीं लगा पाएंगे। मतलब वो हमारे जो अनुमान होंगे तो वो या तो गलत हो जाएंगे या वो सही ही होंगे, कि जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो सही ही थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम देख लेते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था। तो यदि हम राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में इतिहासकार बिल्कुल भी एक मत नहीं है, क्योंकि सभी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि इनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार का होगा। उत्खनन के द्वारा हमने अनुमान लगाया है कि शायद इनका राजनीतिक जीवन जो है वो इस प्रकार का होगा। तो देखते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन के अंतर्गत कौन कौन सी इतिहासकारों ने हम कह सकते हैं कि धारणाएं दी हैं, तो उनको हम देखते हैं। तो देखिए एक सबसे पहले जो धारणा आती है वो आती है जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की। इस अवधारणा को दिया है विलियम हेटर साहब ने। इन्होंने कहा है कि देखिए जो सिंधु सभ्यता में थी वह जनतंत्रात्मक शासन थी, मतलब लोगों द्वारा, जनता के द्वारा शासकों को चुना जाता था। क्या? जनता के द्वारा शासक चुने जाते थे। ठीक है, तो यह अवधारणा दी है इन्होंने। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगली अवधारणा आती है वो आती है प्रतिनिध्यात्मक शासन, कि मतलब इसकी अवधारणा दी है अर्नेस्ट मैके साहब ने कि जो जनता थी वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती थी। ठीक है, और यह प्रतिनिधि जो थे यही शासन को संभालते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगली अवधारणा आई है वह आई है राजतंत्रात्मक शासन, और राजतंत्रात्मक शासन की सिफारिश की है मर्टिमल व्हीलर साहब ने। उन्होंने कहा है कि देखिए जनता और जनतंत्रात्मक शासन कुछ नहीं था, इस समय जो था वह राजतंत्रात्मक शासन था, यानी जो शहर था उसका एक प्रमुख व्यक्ति होता था, जैसे राजा या जो मुख्य पुरोहित होगा या कोई मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, वह जो था वह पूरे संपूर्ण हम कह सकते हैं कि नगर या शहर पर शासन करता था। तो इन्होंने कहा है कि इस समय राजतंत्रात्मक शासन था। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो एक अवधारणा आई है कि छोटे छोटे नगर राज्य क्षेत्रों का शासन था। इस अवधारणा की सिफारिश की है वो की है ब्रजवासी लाल। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी है, इसमें देखिए हड़प्पा जो सभ्यता थी इसमें अनेक नगर थे, लगभग हमने चर्चा की है
पिछले लेक्चरों में कि इसमें लगभग 1500 नगर थे, ठीक है। तो ब्रजवासी लाल ने कहा है कि इन सभी छोटे छोटे नगरों के अलग अलग शासन हुआ करते थे और इनके अलग अलग मतलब शासन करने वाले राजा या हम कह सकते हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा है कि इस समय छोटे छोटे राज्यों का शासन था। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। पिगट साहब ने कहा है कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था, मतलब जो पूजा अर्चना करते थे उनका शासन था इस क्षेत्र में, ठीक है। इसके बारे में अभी हम कुछ निश्चित नहीं कह सकते हैं कि पुरोहितों का शासन ही होगा, हो सकता है कि पुरोहितों का शासन हो, ठीक है। और स्टुअर्ट पिगट के बारे में यदि हम एक बात बताएं तो इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी बताई है। वो कौन कौन सी? तो एक इन्होंने बताई है हड़प्पा नगर और एक बताई है इन्होंने मोहनजोदड़ो नगर। इन्होंने कहा है कि जो हड़प्पा नगर था और जो मोहनजोदड़ो नगर था, यह पूरी हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी थी, मतलब दो राजधानी थी और ये दोनों जुड़वा राजधानी थी। तो यह फैक्ट आप लोग याद रखना, यह फैक्ट बहुत पूछा जाता है पेपरों में कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानी कहा है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखिए एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने कहा है कि गुलामों का शासन, जिनका नाम है वाल्टर रूबेन। इन्होंने कहा है कि इस समय गुलामों का शासन था। तो यह तो अवधारणा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उस समय गुलामों की जो थी वो बिल्कुल निम्न स्थिति थी। इनको मतलब शहर के बाहर रखा जाता था। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनको पूर्वी टीले में रखा जाता था, जिसको हम निचला नगर कहते थे। तो अगर गुलामों की इतनी बदतर स्थिति थी तो उनका शासन कैसे हो सकता है। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें, देखिए आगे जो कंसेप्ट आया है वो आया है एक कि इस समय व्यापारियों का शासन था इस क्षेत्र पे। ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी देखिए वह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और नगरीय सभ्यता में नगरों में व्यापारियों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि वही सब उद्योग धंधे व्यापार करते हैं। तो इस कारण से हम मान सकते हैं कि इस समय व्यापारियों का शासन था। और यह अवधारणा दी है वो दी है रामशरण शर्मा ने कहा है कि इस समय व्यापारियों का शासन था। तो यह हो सकता है, निश्चित तौर पर यह हम भी नहीं कह सकते कि व्यापारियों का ही शासन था या पुरोहितों का शासन था या राजतंत्रात्मक शासन था, लेकिन हो सकता है कि शायद इस समय व्यापारियों का शासन हो, ठीक है जी। तो यह थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता की मोहरा और राजनीतिक जीवन के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपकी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और यदि आपकी कुछ समस्याएं हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करना है, चाहे वो आपके फ्रेंडशिप ग्रुप हो, चाहे वो आपके फेसबुक ग्रुप हो, और आपको हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगर आप इस जो वीडियो है इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम भी इसी नाम से स्टडी विद गणेश, और जो स्टडी विद गणेश यूट्यूब चैनल का लोगो है वो आपको टेलीग्राम लोगो भी मिल जाएगा, तो आपको परेशानी ढूंढने में नहीं होगी, ठीक है। तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।